नमस्कार मेरे लाडले और प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं काफी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में काफी व्यस्त भी होंगे। साथियों, मैं आज फिर लेकर आ चुका हूं आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम हर दिन पढ़ रहे हैं 15 क्वेश्चन और उन 15 क्वेश्चन से एग्जाम बनेगी, आप सभी लोग जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए होने वाला है कि अगर किसी विद्यार्थी का 10th और 12th पास हो चुके कोई विद्यार्थी, तो आप लोग बहुत कम दिनों में एक महत्वपूर्ण तैयारी, आर्मी की संपूर्ण तैयारी, पूरा सिलेबस की तैयारी आप कर सकते हो। और न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से दोस्तों। तो अगर कम दिनों में आप टारगेट करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स को, तो जुड़िए संस्था पार्थ एकेडमी से। हमारी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है मंडे को, जिसमें आप रैपिड रिवीजन भी कर पाएंगे और इसमें पूरा सिलेबस आपका जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें कंप्लीट होगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप हमारे इन कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों। और ध्यान रखना है कि आप ये बैच डे फर्स्ट से ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, कई विद्यार्थियों के अंदर एक ट्रेंड होता है कि बैच स्टार्ट हो जाती है उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। दोस्तों, अब इतना समय हमारे पास नहीं है, डू और डाई की कंडीशन है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो निकालिएगा पेन और कॉपी, स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 24 नंबर के प्रैक्टिस सेट में हम 15 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास आए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिजिक्स का ये प्रश्न मेरे सामने है, आप लोग इसे पढ़िए अच्छे से और जवाब दीजिए। पानी में डाला डाला गया सिक्का, थोड़ी तबीयत खराब है, आपको ध्यान रखना है। पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? पानी के अंदर किसी प्रकार के सिक्के को अगर आप डाल दें तो वो आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होगा। ये किस वजह से होता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर अपवर्तन यहां पर लिखा है और इनमें से कोई नहीं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां पर डाइवर्जन ऑफ लाइट दिया है और यहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया है। तो बताइएगा ये घटना किस वजह से होती है। कई बार ये भी एक क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर पेंसिल या पेन की छड़ को डुबोने पर या पेंसिल या पेन को डुबोने पर वह टेढ़ी दिखाई देती है। अक्सर ये सारे भ्रम किस वजह से होते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की घटना, इस घटना के अंदर ही ये भ्रम होता है। पानी के अंदर जो सिक्का पड़ा हुआ है वो उभरा हुआ नजर आता है, वही पानी में डूबी हुई पेंसिल और पेन की छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग लिखने वाले हैं। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के नाम से कहा जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल है। दूसरा, मछलियों का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, मछली का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखना, से कम गहरा दिखना, यह आपको ध्यान रखना है, कम गहरा दिखना। ये भी एक प्रश्न है। कई बार ऐसा होता है कि मछलियां जहां हमें दिखाई देती है वहां वो होती नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर होने वाला एक भ्रम है। पानी, मछलियां अपनी वास्तविक जगह पर जहां है उससे ये थोड़ी नीचे दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ और हम लोग देखेंगे पानी में सिक्के का उभरा दिखना, या पानी में सिक्के का उभरा दिखाई देना, उभरा दिखाई देना, तो ये भी एक घटना का भ्रम है। वही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक यहां से आता है एग्जाम में, जो हर बार पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आपको ध्यान रखना है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, यानी सूर्योदय के पहले कुछ समय पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तो ये भी हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद,
सूर्यास्त के बाद सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी कुछ समय तक सूर्य नजर आता है। सूर्यास्त के बाद किसका दिखाई देना? सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना। तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। पानी में डूबी कोई छड़ का टेढ़ा दिखना, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, ये इतने सारे एग्जाम्पल। तो चलिए जो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में जहां से प्रश्न आएंगे वो सारे एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड के आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं, बस ये पढ़ लीजिए, एग्जाम देने चले जाइएगा, आपका पेपर यहां से बनेगा। तो दोस्तों समझ में आपको यहां से जरूर आया है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्रकाश का अपवर्तन पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाने वाला है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, पहला ही प्रश्न काफी अच्छा था आज का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? अब कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन गैस, परंतु यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ बदलाव है। बदलाव क्या देखिएगा, मीथेन के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा गैसेस भी देखे रखी है, जैसे मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड है, इरिथियम है या कार्बन डाइऑक्साइड है, और ब्यूटेन और इथेन है। तो आपको इतना तो पता है कि यहां से मीथेन तो होगा ही, मतलब ये दो ऑप्शन हम यहां से हटा देते हैं, और मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होना और कार्बन मोनोऑक्साइड होना। तो सही जवाब मैं आपको बोलने वाला हूं, मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का होना, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब होगा। तो मीथेन गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, या फिर एग्जाम में आता है नेचुरल गैस या फिर सीएनजी, तो इन सभी में आपको मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेना है। तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद होती है, सही जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है, यानी एयर प्रेशर के बारे में क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होगी। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, वायु के द्वारा आरोपित दाब है ना, सतह पर वायु के द्वारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक प्रेशर अप्लाई करता है, इसका एसआई एसआई मात्रक, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बार। और वायुमंडलीय दाब को मापते मापते किससे है, तो वायुमंडलीय दाब को अगर मापना हो तो ये बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मेजर किया जाता है। दोस्तों इतना आपको समझ में यहां से जरूर आया है। यहाँ पूछा गया पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव। देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वायु का जो दबाव है वो कम होता जाता है ना। पहाड़ों पर ऊंचाई करते समय कई बार आपने सुना है कि उच्च दबाव की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। वही पहाड़ों पर खाना पकाने में काफी कठिनाई आती है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का जो दबाव है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कुछ की पॉइंट कि आपको वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार याद रखना है, और इसको मेजर किससे किया जाता है, बैरोमीटर से, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन है 4, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, किस धातु को जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है? जीवन रक्षक धातु, ये पहला टर्म है, आप लोगों को पता है। मैंने गैस में आपको बताया था कि जीवनदायिनी गैस कौन है, लाइफ गिविंग गैस कौन है। यहाँ मेटल पूछा है तो लाइफ गिविंग गैस के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को लाइफ गिविंग गैस के नाम से जानते हैं, परंतु यहाँ जीवन रक्षक धातु के बारे में पूछा गया है, तो ये धातु क्या होने वाली है आपको ध्यान से समझना है। नंबर 1 पर हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यूरेनियम को होप, मेटल ऑफ होप या आशा धातु के नाम से जानते हैं, आशा धातु के नाम से। अब यूरेनियम का संकेत क्या होता है, तो यूरेनियम का संकेत होता है यू, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। आपको मैं बता दूं यह एक रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, आप ये भी लिख सकते हैं रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है यूरेनियम, है ना। इसके नाभिक में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है, ध्यान रखना है। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और यहाँ पारा भी है जिसे हम क्विक सिल्वर कहते हैं, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। प्लूटोनियम भी वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ जीवन रक्षक धातु किसे कहेंगे, तो जीवन रक्षक धातु के रूप में यहाँ पर हम रेडियम की बात करेंगे। देखिए पुराने टाइम पर रेडियम का उपयोग करने से काफी ज्यादा डर लगता था,
परंतु आज के टाइम पर अगर हम लोग आधुनिक समय में देखें तो आज यूरेनियम का प्रयोग कई सारी घातक बीमारियों को ठीक करने में रेडियम का उपयोग किया जाता है। अलग अलग थेरेपी होती है, उन थेरेपियों में रेडियम का उपयोग करके कई सारे जो घातक रोग हैं उनको ठीक किया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखिए ब्लड कैंसर का उपचार करना है, किसी प्रकार की स्किन रिलेटेड समस्या है, तो कई सारी बीमारियों में हम लोग देख सकते हैं कि रेडियम का उपयोग किया जाता है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को जाना जाएगा। दोस्तों सही रहेगा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाने वाली जो मेटल होती है इसका नाम हो जाएगा पारा। और प्लूटोनियम आपको पता है 94 प्लूटोनियम का क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, काफी अच्छे लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केमिस्ट्री से एक अच्छा प्रश्न है। एक मोल में कितने अणु होते हैं बताना है। एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है? बहुत शानदार प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है कि एक मोल में कितने अणु होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक नंबर होता है एवोगाद्रो संख्या, या एवोगाद्रो संख्या क्या होती है, एवोगैद्रो संख्या क्या होती है, तो ये आपको बताना है। एवोगाद्रो नंबर क्या होगा? तो ये नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये इतने जो अणु होते हैं वो एक मोल में होते हैं। और मोल क्या चीज है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा। अगर हम लोग देखें पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे मेजर किया जाता है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL से मेजर किया जाता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? तो दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। 6.023 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। क्वेश्चन किसके लिए? 5 के लिए। क्या आपको समझ में यहां से आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन एक आवेश है, बताइएगा प्रोटॉन का आवेश कौन सा रहेगा? तो आपको बताना है उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। इस आवेश की संख्या कितनी? तो -1.6 इंटू 10⁻। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। 1.6749 कर सकते हैं, 1.6 कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है पावर। एक चार्ज की बात करें हम तो आवेश की संख्या कितनी होती है? यही होगी। अगर हम लोग एक प्रोटॉन की बात करें तो दोस्तों प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक या एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और आप इसी वाले वैल्यू के ऊपर प्लस चार्ज लगा दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेशों की संख्या है। आवेशों की संख्या भी आप लोग यहां से देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो प्रोटॉन में धनात्मक होता है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। और इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? देखो काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। CH2 दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ एल्केन हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा और यहाँ अल्केन हो जाएगा। यहाँ एलेकन है, एलेकन है ना, ध्यान रखना। तो एक यहाँ पर एल्केन, एल्किन, एल्काइन ये चीजें आपको देके रखी और एक पॉलीमर देके रखा। तो ये पॉलीमर भी आप लोगों को समझना है। यहाँ ध्यान से बताइएगा दोस्तों, ये मान के चलिएगा यहाँ एलेकन है, एलेकन। यहाँ एल्किन और एल्केन की बात करें तो एल्केन का जो संरचना सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। यानी यहाँ पर आपको +2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, CnH2n+2। एल्किन का होता है एल्किन CnH2n, ये इतना ही फॉर्मूला होगा CnH2n। और अगर आपसे एल्काइन पूछा जाए, एल्काइन का संरचना सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ते हो तो इनके अलग अलग ओरिजिन कहाँ से होता है मेंबर का, तो वो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसे मिथेन इथेन आप नॉर्मली पढ़ते हो, पर ये ओरिजिन कहाँ से हुए। तो एल्केन से ही, जैसे इसमें आपको मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब इसी के मेंबर होते हैं। तो हमारे पास जो दे के रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो दे के रखा है CH2। तो हमारे लिए सही जवाब इसका हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन, यानी कि +2 इसके अंदर ऐड हुआ है।
आपको ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मिथेन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है और ये आजकल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम का काम आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जाइलम क्या करता है। तो जाइलम जड़ों से पानी को ऊपर तक लेके आता है, तो पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड। तो सही जवाब दोस्तों आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी जानते हैं कि जाइलम का मुख्य कार्य जड़ों से खनिज लवण यानी कि न्यूट्रिएंट्स और जो आवश्यक पानी की मात्रा है उसको ऊपर तक ले जाना। तो क्या ये बात सही है? तो पहला ऑप्शन एकदम सही होगा जाइलम के लिए। फ्लोएम का काम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना, भोजन परिवहन करना। तो भोजन परिवहन करना फ्लोएम का कार्य माना जाता है। दोस्तों इतना आपको जरूर समझ में यहां से आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जाइलम फ्लोएम मोस्ट इंपोर्टेंट है वेस्कुलर टिश्यू में। यहाँ पर दिया गया है कि आहार श्रृंखला, एक फूड चेन को शो किया जाएगा कि शुरुआत के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है, आपको बताना है। फूड चेन क्या होती है दोस्तों? आपने पारिस्थितिक तंत्र अगर पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा कि शुरुआत हम करते हैं हरे पौधे से। मान लीजिए इस हरे पौधे को किसी ग्रॉस हॉफर या टिड्डा ने खाया, इस टिड्डे को किसी मेंढक ने खाया कोई फ्रॉग, और इस फ्रॉग को कोई सांप खा रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ जो फूड जो चाह रहा है वो एक क्रम के अनुसार आगे बढ़ता जा रहा है। जो एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी लेवल या ट्रॉफिक लेवल पर चीजें बढ़ रही है। अगर हम लोग देखें तो ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये एनर्जी के फर्स्ट प्रोड्यूसर होते हैं, यानी इन्हें हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर या उत्पादक। तो ऊर्जा के लिए उत्पादक कौन माने जाते हैं? तो हरे पौधे। अगर हरे पौधे नहीं होते तो इनकी एनर्जी को ही यूज करके इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं वो जिंदा है। तो पौधे का होना बहुत जरूरी है, ग्रीन प्लांट का होना बहुत जरूरी है। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए जरूरी क्या हो जाते हैं? हरे पौधे जरूरी हो जाते हैं। दोस्तों ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे और अपना भोजन निर्माण करेंगे, और यही ऊर्जा जो हरे पौधों ने बनाई वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, फिर यहां से एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी, ये सारी चीजें। तो ये फूड चेन होती है दोस्तों, कई सारी फूड चेन्स होती हैं। आगे अगर इनके क्वेश्चन आते हैं तो और भी इन्हें हम अच्छे से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने। C6H6 का सही रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ C6H6 आपसे पूछा गया है। C6H6 का सही रासायनिक नाम क्या है? जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला C6H6 दिया गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और ये जो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है C6H6 फॉर्मूला होता है बेंजीन का। किसका फॉर्मूला होगा? बेंजीन का। आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर को इस तरीके से जरूर देखा होगा 11th या 12th में। दोस्तों यहाँ कार्बन 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 और हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड है। सही फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी बेंजीन का फॉर्मूला होता है। दोस्तों अभी हमने एल्केन को पढ़ा, तो एल्केन का संरचना सूत्र CnH2n+2 होता है। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं जो आपको बनाना है। देखो स्किप तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है तो उसे बनाना है, स्किप करने के लिए तो कोई क्वेश्चन लिया नहीं मैंने। तो दोस्तों ध्यान देना है, मेरे साथ आप पढ़ते चले, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के बीच में। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि को हम एक नाम से जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। जो हार्मोन को रिलीज करती है, ये आपको जानकारी होगी, ये हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन निकालती है, और ये नलिका नलिका विहीन होती है, ट्यूबलेस होती है, इनमें ट्यूब्स नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करती है? ब्लड के अंदर हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो यहाँ एल्केन, चलिए केमिस्ट्री का एक ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो इसको मैं यहाँ से मैंने हटा दिया है, आप इसको यहाँ से गायब कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ इस ऑप्शन को। तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पहला ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन के सामने। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों मैं बताऊंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड।
अगर हम लोग थायराइड की बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो होगी ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, ये भी ध्यान रखना है। एड्रिनल कहाँ पाई जाती है, तो एड्रिनल किडनी के ऊपर पाई जाती है, जिससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। और अगर हम इसी पैंक्रियास की, और पैंक्रियास को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय, तो अग्नाशय नाम की जो ग्रंथि है, जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत नहीं आएगी। ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। दोस्तों हर चीज समझानी पड़ती है, समझाना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। आप अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे हैं, आप सभी को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ सारी चीजें, और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो की जा रही है मेहनत, ये सकारात्मक मेहनत है, और आपको इसका फायदा 100% मिलने वाला है एग्जाम्स में। दोस्तों तो ये चीजें आपको पता तभी चलेगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। उस दिन आप एक थैंक्स जरूर लिखना यहाँ आकर, या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास होंगे, है ना। चलिए, तो पैंक्रियाज यहाँ आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा कि इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य बताइएगा। सफेद रक्त कणिका, अगर आपने ब्लड नहीं पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू एक पार्ट है टिश्यू में, तो आर्मी एग्जाम्स के लिए यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, उपास्थि हो गई, कार्टिलेज बोलेंगे इसको, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज टिश्यू, ये सब टॉपिक एग्जाम्स में आते हैं आपकी, और इनसे आप पुराने पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर, देखो हर चीज का जवाब आपको एग्जाम से ही मिलता है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, कि मैं आपका पीवाई की क्वेश्चन देख रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे रिलेवेंट है और एग्जाम में आएंगे। सफेद रक्त कणिका, जिसे हम लोग WBC के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ल्यूकोसाइट। दोस्तों ये एक इनका अन्य नाम होता है। आपको पता है WBC जो कोशिकाएं होती है या जो रक्त कणिकाएं होती है, इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन। इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, WBC का निर्माण बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर। अब इनका अगर हम कार्य देखें WBC का, तो इनका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उनसे लड़ना, संक्रमण से लड़ना और शरीर को बीमारी मुक्त बनाना। तो इन्हें शरीर का हम बॉडी गार्ड भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने का काम करती है, संक्रमण से लड़ने का काम करती है। अब आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर WBC की अधिकता हो जाए शरीर में, WBC की अधिकता हो जाए, तो इसे एक बीमारी के नाम से जानते हैं, इसका नाम है ल्यूकेमिया। दोस्तों क्या नाम है? ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो WBC की अधिकता से कौन सा रोग? ल्यूकेमिया, है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में जाइएगा और एक जवाब दीजिएगा शानदार की WBC की अधिकता से मैंने आपको बता दिया ल्यूकेमिया होता है, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? जहां WBC कम हो जाती है ना, आपको जवाब देना है। तो संक्रमण से रक्षा करना या संक्रमण का मुकाबला करना, देखिए पहले ही ऑप्शन में WBC का सही जवाब हमारे पास था। तो WBC हमारे अंदर क्या करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहते हैं। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन। वही RBC अगर पूछे तो 120 दिन, जैसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ने वाला हूं मैं। आप लोग नोट्स बना रहे हो दोस्तों, मेहनत हो रही है आपके लिए, तो नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्स के समय में हम इन्हें फटाफट 2-3 दिनों में रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आप सारे वीडियो वहां पर देख नहीं पाओगे, काफी टाइम लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज समय है और इस समय का सदुपयोग करो, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाओ अपना। इनमें से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? तो पावर हाउस, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसे कोशिका का शक्ति भंडार ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट ये टर्म है, एग्जाम में आता है। न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी, इसे हम कोशिका का CPU भी कहते हैं, या कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इसके बिना कोई भी कोशिका संचालित नहीं हो सकती।
यहाँ होता है एंडोप्लाज्म, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। क्या आपको इतने सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं? तो दोस्तों सेशन है, अच्छा सेशन है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कम से कम अपने जो व्हाट्सएप आप जो भी यूज करते हैं वो स्टेटस जरूर लगाएं, ताकि देखो अच्छी चीजों के लिए तो हम कई बार सोचते हैं कि सर इसे शेयर करें ना करें, पर अगर कोई चीजें हैं जो आप लोगों को नकारात्मक लगती है तो सभी लोग उसे शेयर करते हैं। दोस्तों थोड़ा अच्छी चीजों का भी सपोर्ट करना जरूरी है लाइफ में, ये ध्यान दिया जाए जो आपके लिए हो रही है। और ये कक्षा इस बार पूर्णतः निःशुल्क है दोस्तों। हम लोगों ने इस बार ये बीड़ा उठाया है कि इस बार हर घर में एक फौजी हो, इस बार हर घर का एक चिराग जले। बस उसी सिद्धांत को लेकर हम चल रहे हैं दोस्तों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस लगे रहिए और मेहनत कीजिए हमारे साथ। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का सही जवाब। क्वेश्चन 14 की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन 14 है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम आपको बता देना है। यहाँ लिखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड प्लांट गैस, या लाइट पेट्रोलियम गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी बच्चों को पता होगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होगा। अब एलपीजी में अगर हम देखें तो दो मुख्य गैसें होती है, इसमें होती है ब्यूटेन, ब्यूटेन होगी और प्रोपेन होगी। ब्यूटेन और प्रोपेन दोस्तों, ब्यूटेन का फॉर्मूला एग्जाम में काफी पॉपुलर है, C4H10, याद रखिएगा। इसमें अगर मुख्य गैस पूछा जाए तो मुख्य गैस कौन है, मुख्य गैस या मुख्य संगठक गैस कौन है, तो मुख्य संगठक गैस हो जाएगी ब्यूटेन। क्या हो जाने वाली दोस्तों? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन को मुख्य गैस के नाम से जानते हैं। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यही वो गैस है, सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए पूरा पूरा सब्जेक्ट हमारा रिकॉल हो रहा है। अब इससे बेहतर क्लास दोस्तों कहाँ मिलेगी आपको, बताइए मुझे, कि इतने सारे जो ऑप्शन है उनको भी मैं समझा रहा हूँ। मैं आंसर तो नहीं लगा रहा हूँ, आंसर डायरेक्ट आंसर लगा के तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ ना। हर मेरा एक पूरे सेशन का, मेरा आज 24 सेशन है, हर एक क्वेश्चन देख लो कि मैंने अगर किसी क्वेश्चन में केवल टिक लगाया और आगे बढ़ा, ये मुझे नहीं आता दोस्तों इस तरीके से पढ़ाना। आप समझिए दिल से मेहनत की जा रही है और दिल से ही रिजल्ट चाहिए इस बार। चलिए आगे बढ़ते, तो सही जवाब हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहां सवाल आता है कि सर इसमें गंध नहीं रहती, दोनों गैसें गंधहीन है, तो गंध के लिए इसमें हम मिलाते हैं एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन नाम की गैस है, एथिल मरकैप्टन नाम की गैस है। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH, C2H5SH, ये इस गैस का नाम है C2H5SH। एथिल मरकैप्टल गैस इसमें मिलाई जाती है गंध के लिए। चलिए सेशन 24 के लिए आज का अंतिम प्रश्न, दमा जिसे हम कल पढ़ चुके थे, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? काफी अच्छा क्वेश्चन, और कल मैंने इस प्रश्न को समझाया था कि दमा एक कवक जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, कवक से होता है, और इसका नाम भी कल मैंने बताया था एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। देखिए एक सेशन से तो कुछ नहीं होगा, पर आपको सारे सेशन मेरे पढ़ना पड़ेंगे। आज 24 क्लास है मेरी दोस्तों, ध्यान रखना, और हर सेशन में 15 क्वेश्चन मैंने करवाए। अभी समय है, संभाल लीजिए इस कंटेंट को, और ये कंटेंट बिल्कुल 100% सफलता दिलवाएगा इस बार आपको। तो कवक जनित रोग है और दमा का संबंध होता है फेफड़ों से, यानी कि श्वसन तंत्र से, क्योंकि श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है दोस्तों। आज के 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट हुआ है दोस्तों। कल हम प्रैक्टिस सेट 25 पढ़ेंगे। अगर लग रहा है कि मेहनत हो रही है, सेशन को खूब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक जरूर किया करें, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी जरूर करें। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ बच्चे हैं, मैं इनका नाम भी यहाँ पर शो करूंगा स्क्रीन पर, तो वो बच्चे डेली कमेंट करते हैं दोस्तों, मैं डेली आपके कमेंट पढ़ता हूँ, तो कुछ अच्छी बातें लिखा कीजिए आप कमेंट्स में। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई जारी रखें। मैं यही बात डेली आपको बोलता हूं, इस बात को आपको अच्छे से समझना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।